Hello and welcome to Everest Coaching Institute. Today we will have the second video of the chapter Sectors of Indian Economy, Class 10th Economics. In the previous video we discussed about what is an economic activity, कि economic activity क्या होती है, production for self consumption क्या होता है and for market consumption क्या होता है. Then we discussed the types of economic activities classification. ये जो classification on the basis of activities, that is primary sector, secondary sector and tertiary sector, we discussed all this in detail. Now we will move ahead. In this video, first of all we will discuss how to calculate the total production इन ईच सेक्टर. हमने 3 डिस्कस किए थे ना सेक्टर्स बेटा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर. अब बात आती है कि उन तीनों सेक्टर्स में हमारी प्रोडक्शन कैसे हम कैलकुलेट करते हैं. कि प्राइमरी सेक्टर के गुड्स जो हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में जाते हैं और सेकेंडरी सेक्टर वाले टर्शरी सेक्टर में जाते हैं. तो इन चीज़ों में, इन तीनों सेक्टर्स में कैसे हम प्रोडक्शन कैलकुलेट करेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसके लिए वाइल कैलकुलेटिंग टोटल कॉस्ट इन ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर में टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए ओनली फाइनल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेनी है हमने. इसमें हम रॉ मटेरियल्स की या इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नहीं लेते हैं, सिर्फ जो फाइनल गुड्स वहाँ से प्रोड्यूस हुए हैं हमने उनकी वैल्यू लेनी है. अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स या रॉ मटेरियल्स की हम वैल्यू लेंगे तो हमारी डबल काउंटिंग या ओवर एस्टिमेशन हो जाएगी फाइनल नेशनल इनकम में या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में. सिर्फ इसी चीज़ के लिए हमने ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि जब हमने किसी भी सेक्टर की प्रोडक्शन कैलकुलेट करनी है हमने सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हमने कंसिडर करनी है. Secondly, value of intermediate goods is not taken as it is already included in value of final goods and services. जो goods बेटा हमारे प्राइमरी सेक्टर में बने हैं, हमारी जैसे वीट प्रोड्यूस हुई है तो वीट प्रोड्यूस के लिए हमारे रॉ मटेरियल्स कौन सा चाहिए था, हमने सीड्स डाले, वाटर डाला, इरिगेट किया ना उसको, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर डाले, पेस्टिसाइड्स डाला, सब कुछ डाला, हमने लेबर को भी मनी दी, वेजेस दी. उन चीज़ों के अगर हम काउंटिंग करेंगे इसमें तो ये हमारी डबल काउंटिंग हो जाएगी. सिर्फ हमने जो हम फाइनल गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमने वीट की ही वैल्यू उसमें कंसिडर करनी है. जो उसमें रॉ मटेरियल लगा है या इंटरमीडिएट गुड्स लगा है उनकी हमने नहीं लेनी है. तीनों सेक्टर्स में आपने सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू लेनी है. By adding the value of all the 3 sectors, we will get gross domestic product of a country. जब हम तीनों सेक्टर्स की जो फाइनल गुड्स की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे, तो जो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री, जिसको हम जीडीपी बोलते हैं. अब जीडीपी से हमारे को पता चलता है कि जीडीपी कैलकुलेट करके हमें क्या फ़ायदा. उससे हमारे को बेसिकली पता चलता है कि एक जो नेशन है वो कितना बड़ा है, कितना वो ग्रो कर रहा है. जितनी हाई जीडीपी होगी उतना ज़्यादा वो बड़ा नेशन होगा, उतनी ज़्यादा अच्छे से वो ग्रो कर रहा होगा. दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ डू वी कैलकुलेट द टोटल प्रोडक्शन इन ऑल द 3 सेक्टर्स. हर सेक्टर में कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे और कैसे हम जीडीपी निकालेंगे. नाउ मूविंग फर्दर, अब वो दिखाता है बेटा हमारे को शेयर ऑफ जीडीपी का दिखाता है डिफरेंट सेक्टर्स का, प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का और टर्शरी सेक्टर का. ये मैंने आपका जो ग्राफ लिया है वो एनसीईआरटी की बुक से लिया है. ये आपको कंपैरिजन शो कर रहा है 1973 और 1974 और 2013 एंड 14 में. मींस 40 इयर्स में क्या चेंज आई हमारी जीडीपी में इन सेक्टर्स में. अगर आप देखो जो ब्लू कलर से शो कर रहा है वो हमारा प्राइमरी सेक्टर शो कर रहा है, जो रेड कलर से शो कर रहा है वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर शो कर रहा है, और जो ग्रीन कलर से शो कर रहा है वो हमारा टर्शरी सेक्टर शो कर रहा है. अगर आप बेटा 1973-74 का ग्राफ देखो
प्राइमरी सेक्टर तकरीबन आपका 40% जो था वो जीडीपी दे रहा था टोटल। जैसे 100% जीडीपी में से 40% जीडीपी कहाँ से आ रही थी? प्राइमरी सेक्टर से। उसके बाद में 10% 40 to 50% आ रही थी हमारी सेकेंडरी सेक्टर में से, और जो हमारी 50% to 100% आ रही थी हमारी टर्शरी सेक्टर से। मीन्स सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा था? वो हमारा टर्शरी सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा था। आप इस चार्ट को क्लियरली इसको देखो तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो थी जीडीपी में वो पहले टर्शरी सेक्टर की आती है, सेकेंड नंबर पे हमारी प्राइमरी सेक्टर की आती है, और थर्ड सेक्टर पे हमारी सेकेंडरी सेक्टर पे आती है। बट आफ्टर 40 ईयर्स अगर आप राइट साइड पे जाओ, देखो पहले 73-74 का ग्राफ था और अब 2013 एंड 14 का ग्राफ है। मीन्स 40 ईयर्स में क्या चेंज आई? अब ये देखो प्राइमरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये नियरली आपका 12% ऑफ जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है 100% में से। पहले कितना था? 40 साल पहले वो 40% कंट्रीब्यूट करता था और अब वो सिर्फ 12% कंट्रीब्यूट कर रहा है। जो हमारा अब सेकेंडरी सेक्टर है पहले सिर्फ 10% कंट्रीब्यूट कर रहा था, अब वो 12 से 32 कर रहा है। इसका मतलब 20% कंट्रीब्यूट कर रहा है। 10% से राइज हो गया सेकेंडरी सेक्टर, 20 पे चला गया, और प्राइमरी सेक्टर हमारा डाउन गया 40 से 12 पे। जो रेस्ट है वो सारा का सारा किसका है? वो हमारा टर्शरी सेक्टर का है। टर्शरी सेक्टर हमारा कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 68%। 60% पूरी हमारी जीडीपी में कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? वो हमारा टर्शरी सेक्टर कर रहा है। पहले हमारा 48% कर रहा था और अब हमारा 68% कर रहा है। सो इट मीन्स ओवर द टाइम ऑफ 40 ईयर्स अब आपके तीनों सेक्टर्स की इम्पोर्टेंस है जो है वो चेंज हो गई है। प्राइमरी की कम हो गई, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी एज सच कम नहीं हुई है ये प्राइमरी सेक्टर की, बट कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी जो है, जो बाकी सेक्टर्स है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा टर्शरी सेक्टर मीन्स सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा जीडीपी को प्रोवाइड कर रहा है। सेकेंड नंबर पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर जो है आपका वो प्रोवाइड कर रहा है, और थर्ड सेक्टर सबसे लीस्ट कंट्रीब्यूशन किसकी है? पहले जो सेकेंड नंबर पे कंट्रीब्यूशन थी प्राइमरी सेक्टर की, और वो थर्ड नंबर पे आ गई है। प्राइमरी सेक्टर सिर्फ 12% कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो दिस चार्ट क्लियरली शोज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हाउ डिफरेंट सेक्टर्स हैव चेंज्ड, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी हैज चेंज्ड। इनकी कैसे हमारी जीडीपी जो है वो हमारी चेंज हो गई है। ये क्यों हुई है बेटा? बेसिकली टर्शरी सेक्टर ने इंपॉर्टेंस क्यों गेन की है? अब आप अगर देखो, ये मेन क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आता है कि पहले देखो टर्शरी सेक्टर पहले भी इम्पॉर्टेंट था, पर अब वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया, उसने अपना स्पेस ज़्यादा ले लिए, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। वाई इट इज़ सो? क्यों वो कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में सबसे ज़्यादा? क्योंकि अब देखो बेटा, जो आपके रूरल एरियाज़ है वहाँ पे भी हमने जो पोस्ट ऑफिस की सर्विस प्रोवाइड करनी है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस, जितनी हमने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ये किसकी ड्यूटी है? ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है ना सर्विस प्रोवाइड करनी। सो गवर्नमेंट इज सेटिंग अप वेरियस स्ट्रक्चर्स, वेरियस बिल्डिंग्स, वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आर गिवन इन द रूरल एरिया सो दैट पीपल जो कैन टेक एडवांटेज ऑफ दीज सर्विसेज। अब ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कुछ आपको बना नहीं दे रही है, गुड्स कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही है, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। एक ये रीज़न है। और आपका कौन सा रीज़न हो सकता है? जब आपकी देखो जितनी आपकी प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्शन हो रही है, आपकी प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, मींस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो उन सब चीज़ों को स्टोर करने के लिए भी कोई फैसिलिटी चाहिए ना, तो स्टोरेज हाउसेस खुलते हैं। स्टोरेज हाउसेस खुलने के लिए क्या हो रहा है, वो एक सर्विस ही प्रोवाइड की जाती है कि हम पूरा साल हम वो चीज़ों को यूज़ कर सके। गोडाउन्स बनते हैं वीट वगैरह को स्टोर करने के लिए, राइस वीट को स्टोर करने के लिए, तो उन चीज़ों के लिए सर्विस सेक्टर की जो इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा बढ़ रही है। ट्रांसपोर्टेशन, अब कोई भी चीज़ देखो एक ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है। स्पाइसेस आपके ज़्यादा साउथ में
प्रोड्यूस होते हैं, बट वो पूरे ऑल ओवर इंडिया आपको अवेलेबल होता है। सैफरन देखो कश्मीर में होता है प्रोड्यूस, पर वो ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है। हर स्टेट की कोई ना कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट है, कोई ना कोई चीज़ वहाँ की जो है स्पेशलिटी है, बट ऑल ओवर द इंडिया दीज थिंग्स आर अवेलेबल। ये किसके कारण हुआ है? ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ये एक सर्विस है, उसके कारण हमारा जीडीपी सेक्टर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, उसकी कंट्रीब्यूशन जो है हमारी इंक्रीज़ हो रही है। फिर अब आपके जो लोग देखो, अब जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ गया है, लोगों के पास आजकल अब मनी ज़्यादा है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है या वो जो कोई सर्विस सेक्टर में भी हैं, ओवरऑल लोगों के पास पैसा बढ़ गया। उसके कारण क्या है, हमारे लटरम पटरम खर्चे बढ़ गए हैं, जैसे ईटिंग आउट, डिनर आउट, घूमने का, हॉलीडेज़ वकेशंस हमने इंजॉय करने जानी है, तो उन चीज़ों में कौन हमारे को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? इट इज़ ओनली द सर्विस सेक्टर, जो आपको रेस्टोरेंट्स होटल्स में आपको ईटिंग आउट की फैसिलिटी देते हैं, आपको होटल्स वगैरह, टूरिज़्म वगैरह आप जाते हो करने, वो सारी आपको फैसिलिटीज़ होटल्स एंड ऑल सब आपको प्रोवाइड होती हैं। सो ये एक आपका सर्विस सेक्टर है जो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इसके कारण अब लोगों में तो देखो ओवरऑल लोगों की आउटलुक में चेंज हुआ है, अपनी मेंटेलिटी में चेंज हुआ है। इसके कारण क्या हुआ है, हमारी जो अब टर्शरी सेक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंस ले रही है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। प्राइमरी सेक्टर अब कम हो गया है और टर्शरी सेक्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। पहले जो रेशो थी, प्राइमरी सेक्टर सेकंड नंबर पे आता था, एक बार फिर बता रही हूँ मैं आपको, और अब वो थर्ड नंबर पे आ रहा है। और जो आपका सेकेंडरी सेक्टर पहले सबसे थर्ड नंबर पे आता था, अब वो सेकंड नंबर पे आ गया। और जो पहले सेकंड नंबर पे था टर्शरी सेक्टर, अब वो टर्शरी सेक्टर जो पहले फर्स्ट नंबर पे था, वो अब भी फर्स्ट नंबर पे ही है। पहले वो 48% कंट्रीब्यूट कर रहा था और अब वो 68% कर रहा है, पर उसकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो गई है। नेक्स्ट कम्स नाउ द शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट। अभी हमने जो पिछले ग्राफ में बेटा हमने पढ़ा है कि कैसे हमारे सेक्टर्स में प्राइमरी सेक्टर की जो है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी कम हुई है, पर आप एम्प्लॉयमेंट वाले चार्ट को अगर क्लियरली देखो, ये 1977, 78 और 2017-18 ये वही 40 इयर्स का लीप है। 40 इयर्स के बाद में हमारी सिचुएशन क्या है, सेम बेटा वो रही है। ब्लू कलर से आपका प्राइमरी सेक्टर इंडिकेट कर रहा है, रेड कलर इंडिकेट्स योर सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर इज इंडिकेटेड बाय द ग्रीन कलर। अब इस चार्ट में देखिए आप, एम्प्लॉयमेंट जो पहले 1977-78 में थी, प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता 71% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट। 100% एम्प्लॉयमेंट में से 71% पीपल वर एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ओवर द पीरियड ऑफ 40 ईयर्स अब देखो वो 44% हो गया 2017 और 18 में। 71% से 44% पे आ गया। कितनी डाउनफॉल हुई? 33% हमारी डाउनफॉल हुई है इसमें, क्योंकि बिकॉज पीपल आर मूविंग फ्रॉम दिस सेक्टर टू अनदर सेक्टर्स। मैं इसका आपको रीज़न पहले एक बार ये आपको पूरा टेबल डिस्कस कर दूँ, उसके बाद में मैं आपको इसका रीज़न बताऊँगी, मेन रीज़न क्या है इसमें कम होने का। नेक्स्ट देखो बेटा आप, जो आपका सेकेंडरी सेक्टर है वो 11% कंट्रीब्यूट कर रहा था 1977-78 में, और अब वो कंट्रीब्यूट कर रहा है 25% इन 2017-18 में। एंड द टर्शरी सेक्टर इन 1977-78 में इट वॉज कंट्रीब्यूटिंग 18% ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड नाउ इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग 31% इन 2017-18। अब बेटा ये मैं आपको मेन रीजंस बता रही हूँ। उसमें देखो पहले हमारी एक प्राइमरी सेक्टर में जीडीपी कंट्रीब्यूशन में रिडक्शन हुई ना ओवर द पीरियड ऑफ 40 ईयर्स। इसमें सेम देखो आप एम्प्लॉयमेंट में भी रिडक्शन हुई है, पर जो आपकी जीडीपी में रिडक्शन ज़्यादा हुई है और एम्प्लॉयमेंट में आपकी रिडक्शन कम हुई है। वाई इट इज़ सो? क्यों? पहले 71% लोग एम्प्लॉयड थे प्राइमरी सेक्टर में और अब सिर्फ 44% है। मेन रीज़न इसका क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर हम कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर में ज़रूरत से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं,
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर देखो किसी के पास स्मॉल फील्ड है, स्मॉल प्लॉट है फील्ड का, उसके ऊपर उसने कल्टीवेशन करनी है, उसके फैमिली मेम्बर्स के पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इफ़ ही इज़ हैविंग अ फैमिली मेम्बर्स ऑफ 4 अडल्ट पर्सनस, तो वो क्या कहते हैं कि वेले बैठे हैं, चलो भाई चारों के चारों जने उस प्लाट पे ही काम कर लेते हैं। ठीक है, वो कहाँ, वो एक बंदा उसके ऊपर काम कर सकता है, वो 4 लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जो बेटे वो 4 लोग काम कर रहे हैं, वो बेसिकली कुछ नहीं कर रहे, वो एक बंदा भी काम कर सकता है सारा। वो बेसिकली जो अपना डिवीजन ऑफ लेबर कर रहे हैं, बर्डन कम कर रहे हैं। जो एक बंदे के ऊपर बर्डन था वो 4 बंदों में डिवाइड हो गया। अगर आप देखो वो जो 3 लोग उसमें अगर हम निकाल भी देते हैं तो उसमें उसकी प्रोडक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक बंदा भी उतना ही प्रोड्यूस करता है और 4 बंदे भी। अब ये नहीं सोचो अगर एक बंदे से आपकी 20 क्विंटल्स आपकी वीट प्रोड्यूस होती थी तो आपकी 4 बंदों से 80 क्विंटल्स होगी। नो, लैंड तो उतना ही है ना, 20 के 20 ही प्रोड्यूस होनी है। सो 3 पीपल आर मतलब मोर एम्प्लॉयड इफ़ अगर लोगों को किसी और सेक्टर में कहीं और जगह पे हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं। मान लो अगर उन 3 लोगों को अगर किसी आप उनको मतलब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी में ऐड कर दो कि ट्रांसपोर्ट, चलो जी वो ड्राइवरी का काम कर ले, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में असिस्ट करे किसी को, सो ही कैन अर्न मोर। या वो किसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चल जाए एक बंदा, सो देयर ओवरऑल इनकम ऑफ द हाउस विल बी इंक्रीज्ड। पर ऐसा नहीं है, वो कहीं और जाने को तैयार नहीं है, काम करने को तैयार नहीं। दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई पीपल इन एग्रीकल्चर सेक्टर आर एम्प्लॉयड मोर देन रिक्वायर्ड। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखो 71% से 44% पे आ गए। पर आप देखो ओवरऑल हमारी प्राइमरी सेक्टर की कोई जो है वो इम्पोर्टेंस तो कम नहीं हुई है, इम्पोर्टेंस तो वैसे ही है, प्रोडक्शन तो वैसी ही हो रही है। ऐसे ही देखो आप जो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है पहले 11% से 25% पे आ गया। बिकॉज अब मैंने आपको जैसे अभी एग्जांपल दी है कि जो लोग एग्रीकल्चर से अब कम हो रहे हैं तो उन लोगों ने कहीं फिट भी तो होना है। अब 33% जो रिड्यूस हुए हैं वो 33% लोगों ने कहीं फिट भी तो होना है। वो कहाँ फिट हो रहे हैं? जो सर्विस सेक्टर में जा सकते हैं वो टर्शियरी सेक्टर में जा रहे हैं, और जो मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं। सो लेबर हमारी जो है उधर चली गई है। इसके कारण क्या हुआ है, हमारी एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर में अब चेंज आ गया है। नाउ मूविंग फर्दर, मैं आपको पूरे ग्राफ का कंपैरिजन पूरा अच्छे से इसमें से बता देती हूँ। देखो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इंक्रीज बाय मोर देन 9 टाइम्स। गुड्स की प्रोडक्शन हुई है ना 9% से ज़्यादा, बट एम्प्लॉयमेंट, वो दोनों ग्राफ्स की कंपैरिजन है, बट एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर वेंट बाय अराउंड 3 टाइम्स ओनली। जो आपकी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की जो प्रोडक्शन हुई है वो तो 9 टाइम्स से ज़्यादा हुई है, बट हमारी एम्प्लॉयमेंट जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हुई है वो सिर्फ 3% बढ़ी है, ज़्यादा नहीं बढ़ी है। और प्रोडक्शन इन सर्विस सेक्टर रोज अप बाय 14 टाइम्स, बट एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज बाय जस्ट 5 टाइम्स। एम्प्लॉयमेंट उसमें कम बढ़ी है, क्यों? Because more than half of the workers are working in the primary sector, mainly in the agriculture। अभी मैंने इसको आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी बताया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्यों लोग ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं, और वो उनका इसका मेन रीज़न क्या है। अगर वो वहाँ से निकलेंगे किसी और सेक्टर में जाएंगे, कहीं और अपनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देखेंगे, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज़ होगा क्योंकि उनकी फैमिली इनकम इंक्रीज़ होगी। सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं मोर देन 3/4 ऑफ द टोटल जीडीपी। 75% जीडीपी कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर। बट प्राइमरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 1/3। जबकि सबसे ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट किस में है? प्राइमरी सेक्टर में। मोर पीपल आर एंगेज इन एग्रीकल्चर देन आर रिक्वायर्ड, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। इट लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इससे अब आपकी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ती है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ सिचुएशन वेयर मोर पीपल देन रिक्वायर्ड टू डू अ जॉब आर एंगेज टू डू अ पर्टिकुलर जॉब।
डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक वो सिचुएशन है जहाँ पे एक ही काम को करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। जो काम 2 बंदे कर सकते हैं वहाँ पे 5 या 6 लोग लगे हुए हैं। तो जो आपके 3 और 4% एक्सेस एम्प्लॉयड है उनको हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड में काउंट करेंगे। बेटा इसका मैं आपको एक लिंक दे दूँगी जिसमें मैंने डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर डिटेल दी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, उसमें आप डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट कम्स व्हाट आर द वेरियस वेज टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। कौन कौन से हमारे रीज़न है, कौन कौन से हमारे तरीके हैं जिनसे हम ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मोर हेल्प should be given to small and marginal farmers by the government by providing them facilities like irrigation, better seeds, manure, implements, credit, etc. एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ सकती है? बेटा देखो, अगर हमारी गवर्नमेंट हमारे को स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जिनके पास ज़्यादा लैंड नहीं है उन फार्मर्स को अगर वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है इरिगेशन की, बेटर सीड्स की, मैन्योर की, इम्प्लीमेंट्स की, क्रेडिट की, उससे क्या होगा, हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। वो कैसे होगी? इरिगेशन प्रोवाइड करने के लिए ट्यूबवेल्स या सब कैनल सब कुछ लगेंगे, बेटर सीड्स के लिए लोग भी एम्प्लॉयड करने पड़ेंगे जो आपको प्रोवाइड करेंगे, मैन्योर प्रोवाइड करेंगे, इम्प्लीमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये इन सब लोग चीज़ों के लिए जो लोग कहाँ से आएंगे? जब इनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, इससे ज़्यादा हमारी एम्प्लॉयमेंट का रेट अप जाएगा। अगर आप नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड कैनल्स आर डग टू इरिगेट फार्म्स एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब जो प्राइमरी सेक्टर के लिए अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, इरिगेशन करनी है, आपने कुछ भी करना है, उस चीज़ के लिए क्या है, अगर आपके ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगी डैम्स की या कैनल्स डग किए जाएंगे तो आसपास जहाँ पे आपके पास पानी की सुविधा नहीं है, अगर आप कैनल्स आसपास पे डग कर दोगे तो इट विल बी ईजी फॉर द फार्मर्स टू इरिगेट द फार्म्स एंड फॉर द इकोनॉमी। गवर्नमेंट कैन प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रिसिटी बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। कंस्ट्रक्शन होगी डैम्स की, वहाँ पे कितने लोग एम्प्लॉय करने पड़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। इससे क्या होगा, आपकी इकोनॉमी ज़्यादा ग्रो करेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। Next comes steps taken by the government to improve transport facility will create more employment opportunities. जितनी अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होगी उतनी ज़्यादा आपको लोग भी एम्प्लॉय करने पड़ेंगे। Next comes better storage of crops facility provided will help in reducing unemployment problem. आपकी जो क्रॉप्स है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है बेटा, वो हम आपका सीजनल है, कुछ देर के बाद आप मतलब प्रोड्यूस आता है, पर हमने पूरा साल उसको ऑल ओवर द इकोनॉमी उसको कंज्यूम करना है। अब हाउस होल्ड्स में इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल टू स्टोर द गुड्स क्रॉप्स फॉर द होल ईयर। इसलिए अगर गवर्नमेंट स्टोरेज हाउसेस बनाती है, गोडाउन्स बनाती है बेटर, ताकि हमारी क्रॉप्स की स्टोरेज हो जाए, उससे क्या होगा, हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगी। नेक्स्ट कम्स इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन। किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हो रही है, अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी। अब जैसे इंडिया इज़ इकॉनमी जहाँ पे हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अगर हम इंडिया में ज़्यादा लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करें इन प्लेस ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, मशीन्स की जगह, जहाँ पे जिस एरिया में ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है वहाँ पे हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करें तो उस केस में हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट कम्स कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़ जो है हमें इनकरेज करनी चाहिए। बेटा आप कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़ क्यों इनकरेज करनी चाहिए? इसमें देखो, केरला की गवर्नमेंट ने क्या किया, एक टेक्सटाइल मिल बनाई, उसने शुरू की, उसमें उसने 600 अनएम्प्लॉयड पीपल कवर किए जो उसने कोऑपरेटिव के मेंबर्स बनाए कोचीन में। उसने वहाँ पे क्या किया, जितने ये 600 लोग अनएम्प्लॉयड थे, इन लोगों को बोला 500 रुपये आप कंट्रीब्यूट करो। 500 कंट्रीब्यूशन ऑफ 5% इज़ नॉट अ बिग डील, वो तो हर कोई कंट्रीब्यूट कर ही लेता है ना। 500 वो 600 लोगों ने कंट्रीब्यूट किए और बाकी जितनी कैपिटल चाहिए थी वो सारी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की। इस चीज़ से क्या हुआ, उनका एक जो टेक्सटाइल मिल उनकी शुरू हो गई। गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव था केरला गवर्नमेंट का
उसने ये इनिशिएटिव लिया। इस इनिशिएटिव से क्या हुआ, ये बहुत ही एक अच्छा नोबल कॉज था, जिसके कारण हमारी एम्प्लॉयमेंट, देखो 600 लोग जो अनएम्प्लॉयड बैठे थे, 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट के साथ उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल गई। उनकी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड उनका बढ़ गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका बढ़ गया। इस तरह से हर स्टेट की गवर्नमेंट्स को स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वो कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज शुरू करे और लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। नेक्स्ट कम्स, ऑल चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू गो टू स्कूल विच विल रिक्वायर मोर बिल्डिंग्स एंड टीचिंग स्टाफ। देखो वैसे तो इंडियन गवर्नमेंट ने एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स ऑफ चाइल्ड कंपल्सरी की है, बट फिर भी कितने बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते। इन सारे बच्चों को एनकरेज करना चाहिए हमें कि ये सारे के सारे बच्चे स्कूल जाएं। स्कूल जाने से क्या होगा, गवर्नमेंट को ज़्यादा बिल्डिंग्स बनानी पड़ेंगी और ज़्यादा स्टाफ प्रोवाइड करना पड़ेगा। टीचिंग नॉन टीचिंग सारा स्टाफ प्रोवाइड करेगा। जब बिल्डिंग्स बनेंगी, स्टाफ प्रोवाइड होगा, तो उस केस में क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो बढ़ेगी ना, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कम होगी। Next comes, more medical facilities should be provided in rural areas to boost employment opportunities. अब देखो शहरों में तो, बड़े सिटीज़ में, मेट्रोपॉलिटन्स में तो मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, बट रूरल एरियाज़ में भी ज़्यादा प्रोवाइड करनी चाहिए सो डैट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर मोर क्रिएटेड। ज़्यादा प्रोवाइड होंगी, ज़्यादा क्रिएट होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम कम होगी। एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जिसको हम मिनर्जा भी कहते हैं, 2005 मिनर्जा, इसने बहुत हेल्प की है हमारे को प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड में, जो फ्यूचर में हेल्प करेगी। इस स्कीम के हिसाब से बेटा क्या होता है, क्या हुआ है इस स्कीम से कि रूरल एरियाज़ में दोज पीपल हु आर एबल टू वर्क, जो एक मैंने आपको पहले डिस्कस किया हुआ है कि लोग कौन से एम्प्लॉयमेंट के लिए कैपेबल हैं, वो लोग जो 15 साल से 59 ईयर्स की एज में लोग हैं और दे आर फिजिकली फिट एंड दे वांट टू डू वर्क एंड दे आर एबल टू वर्क। वो लोग जो रूरल एरियाज़ में जिनके पास काम नहीं है, तो इस स्कीम के अंडर उन लोगों को 100 डेज़ की गारंटीड स्कीम में दी जाती है कि उनको एम्प्लॉयमेंट एक साल में 100 दिन के लिए उनको काम मिलेगा। अगर मान लो गवर्नमेंट उस एक्ट में अपने जो गवर्नमेंट ने फैसिलिटी प्रोवाइड किया, अपनी ड्यूटी प्रोवाइड करने में, अगर वो फेल होती है, उसे नहीं प्रोवाइड की जाती है, उस केस में गवर्नमेंट को अलाउंस देना पड़ेगा लोगों को, सो डैट दीज पीपल डू नॉट सफ़र, इन लोगों के पास सोर्स ऑफ लाइवलीहुड हो। दिस इज़ बेसिकली द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू बूस्ट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू increase the ways to increase the employment opportunities. So this is all about today's video. Thanks for watching and your feedback is most welcomed. Thank you.